आज हम जिसकी कहानी सुनाने वाले हैं, ये कहानी है एक गरीब गांव के आदमी की जो धीरे धीरे रशिया के सबसे पावरफुल महल तक पहुंच गया। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, बल्कि उसने एक पूरे राज पर अपना असर छोड़ दिया। उसका नाम था रास्पुतिन। साइबेरिया की ठंड और बर्फ से ढके एक छोटे से गांव पोक्रोस्के में रास्पुतिन की कहानी शुरू होती है। जनवरी 1869 की उस ठंड रात में जब ग्रिगोरी रास्पुतिन का जन्म हुआ, गांव वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक किसान का बेटा एक दिन पूरे रशिया को नियंत्रण में रखेगा। उसके माता पिता की कई संतानें पैदा होती हैं, मगर सारी ही मारी जाती हैं। इसलिए ग्रिगोरी उनके लिए एक उम्मीद की किरण था। लेकिन उस किरण में एक अजीब सी तपिश थी। ग्रिगोरी रास्पुतिन की ये पुरस्कार शख्सियत बचपन से ही किसी गहरी खामोशी की तरह गांव पर छाई रहती थी। साइबेरिया की बर्फीली ठंड में जब सब लोग आग के पास ठिठुरते थे, तब ग्रिगोरी की आंखें धुएं के बीच चमकती रहती थीं। उसकी निगाहें सिर्फ चेहरा नहीं देखती थीं, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो इंसान के अंदर छुपी बुराई और दुख को खुरेद रहा हो। जब वो किसी को घूरता था, तो सामने वाला अपनी पलकें झुका लेता था, मानो उसकी नजरें किसी तलवार की तरह रूह के पर्दे को चीर रही हों। पोक्रोस के गांव के बच्चे खेलते खेलते हंसी मजाक करते थे, लेकिन जैसे ही ग्रिगोरी वहां पहुंचता, एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। बच्चों को लगता था कि उसके साथ खेलना मतलब किसी अनजान खतरे को दावत देना है। बड़े लोग उसे अजीब कहकर टाल देते थे, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। उन्हें लगता था कि इस लड़के के पास कोई ऐसी शक्ति है जो उनके निजी राजों को बिना कहे सुन लेती है। उसके अंदर की वो बेचैनी कोई बीमारी वाला सुकून नहीं थी, बल्कि वो एक प्यास थी, कुछ ऐसी जानने की जो आम इंसान की समझ से बाहर हो। वो घंटों तक जंगल में अकेला निकल जाता, भीड़ से दूर कुदरत की खामोशी से बातें करता था। उसे महसूस होता था कि ये दुनिया बहुत छोटी है और उसका रास्ता कहीं और जाता है। लोग कहते थे कि उसके जिस्म में एक नहीं, दो रूहें बसती हैं, एक जो भगवान की तलाश में थी और दूसरी जो शायद किसी गहरी अंधेरी दुनिया से आई थी। एक बार गांव में एक किसान का घोड़ा चोरी हो गया। जब सब लोग परेशान थे, तब छोटा ग्रिगोरी एक कोने में बीमार लेटा था। अचानक एक गहरी नींद से जागते ही उसने एक शख्स की तरफ उंगली उठाई और कहा, वो ही चोर है। हैरानी की बात यह थी कि वो वही शख्स निकला जिसने घोड़ा चुराया था। लोग उसे एक दिव्य बालक या कोई जादूगर समझने लगे थे, मगर आखिरकार वो था तो एक इंसान ही। उसे सबसे ज्यादा जिंदगी में अगर किसी बात ने झकझोरा था, तो वो दिमित्री की मृत्यु थी। दिमित्री की मौत कोई मामूली हादसा नहीं थी, बल्कि वो ग्रिगोरी की मासूमियत का आखिरी दिन था। उस बर्फीली नदी के ठंडे पानी ने सिर्फ उसके भाई की सांसें नहीं छीनी थी, बल्कि ग्रिगोरी के अंदर की दुनिया को भी हमेशा के लिए बदल दिया था। तुरा नदी का पानी उस दिन हद से ज्यादा ठंडा और बेरहम था। जब दोनों भाई पानी में गिरे, तो ग्रिगोरी ने दिमित्री का हाथ पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन मौत की पकड़ ज्यादा मजबूत निकली। जब गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाला, तो ग्रिगोरी का जिस्म ठंड से नीला पड़ चुका था और दिमित्री खामोश हो गया था। ग्रिगोरी जब होश में आया, तो उसने सबसे पहले अपने भाई को ढूंढा, लेकिन वहां सिर्फ मौत का गहरा सन्नाटा था। दिमित्री की मौत के बाद ग्रिगोरी वो लड़का नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। उसके अंदर की बेचैनी अब एक गहरी खामोशी में बदल गई थी। उसने दूसरे बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल बंद सा कर दिया था। उसके लिए
अब मौत एक डर नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस सच्चाई बन चुकी थी। वो घंटों उस नदी के किनारे बैठा रहा करता था जहां उसके भाई ने दम तोड़ा था, मानो वो पानी की लहरों से दिमित्री का पता पूछ रहा हो। लोग उसे अक्सर अकेले में बुदबुदाते हुए देखते। वो हवाओं से बातें करता था, कभी हंसते हुए तो कभी गुस्से में। गांव वालों को लगता था कि सदमे ने उसके दिमाग को गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन ग्रेगोरी के लिए वो दूसरी दुनिया हकीकत थी। उसे लगता था कि दिमित्री अब भी उसके आसपास है, बस एक बारीक पर्दे के उस पार। उसने दावा किया कि उसे दिव्य दृष्टि दिखती है और फरिश्ते उससे बात करते हैं। इस घटना ने ग्रेगोरी के मन से मानो मौत का डर खत्म सा कर दिया हो। उसे लगने लगा कि वो मौत के इतना करीब जाकर वापस आया है, इसलिए उसका जीवन अब किसी बड़े मकसद के लिए है। यही वो वक्त था जब उसके अंदर के संत और मैडमैन की लड़ाई शुरू हुई। ग्रेगोरी के बचपन का वो खामोश दर्द अब एक बगावत का रूप ले चुका था। उसके अंदर की बेचैनी ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां गांव की मर्यादा और नियम उसके लिए मायने ही नहीं रखते थे। पोक्रोस्की के लोगों के लिए ग्रेगोरी अब सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक मुसीबत बन गया था। उसका असली नाम ग्रेगोरी यफीमोविच था, लेकिन लोगों ने उसे रास्पुतिन का नकार दिया। उस जमाने में इसका मतलब सिर्फ बदचलन नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स था जो रास्ते से भटक गया हो, जो टेढ़ा हो। ये नाम उसकी शख्सियत पर फिट बैठता था क्योंकि वो कभी सीधी लकीर पर नहीं चला। खेत के काम और किसानी उसके बस की बात नहीं थी। जब गांव के लोग पसीना बहाते तब ग्रेगोरी शराब के नशे में धुत गलियों में घूमता था या किसी कोने में बैठकर लोगों को उनकी मौत की प्रिडिक्शन सुनाकर डराता था। शराब और जुआ उसके लिए दुख बुलाने का जरिया बन गए थे। वो अक्सर झगड़ों में उलझ जाता था, लेकिन उसकी आंखों की वो मिस्टीरियस चमक लड़ाई के वक्त भी लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि एक तरफ वो शराब पीकर हंगामा करता तो दूसरी तरफ उसकी शक्तियां भी बढ़ रही थी, मगर उसकी हरकतों ने उसे गांव में एक परियां बना दिया था। परियां मतलब आउटकास्ट। माँ बाप परेशान थे और बड़े बुजुर्ग उसे देखकर रास्ते बदल लेते थे, लेकिन रास्पुतिन को इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए शराब और औरत और झगड़े सिर्फ एक जरिया थे उस गहरी खामोशी को भरने के लिए जो दिमित्री की मौत ने उसके अंदर पैदा की थी। वो एक तरफ गुनाहों में डूबा था और दूसरी तरफ उसके अंदर का सन्यासी जाग रहा था। यही वो वक्त था जब उसने महसूस किया कि ये पोक्रोस्की की छोटी सी दुनिया उसके लिए काफी नहीं है। उसे अपने सवालों का जवाब गांव की भाषा में नहीं बल्कि खुदा की खामोशी में ढूंढना था। प्रस्कोविया दुब्रोविना का ग्रेगोरी की जिंदगी में आना एक तूफान के बीच किसी ठहरे हुए साहिल की तरह था। जहां पूरा गांव उसे नफरत करता था, वहां प्रस्कोविया ने उसके अंदर की उस बेचैनी को समझा जो बाकी सबके लिए सिर्फ एक बीमारी या बदमाशी थी। प्रस्कोविया एक समझदार और ठहरी हुई महिला थी। जब उनकी शादी हुई, लोगों को लगा कि शायद अब ग्रेगोरी सुधर जाएगा और एक आम किसान की तरह हल चलाएगा। शुरुआत में ऐसा लगा भी। उनके घर बच्चे हुए और ग्रेगोरी ने खेत के कामों में थोड़ा दिल लगाया, लेकिन उसके अंदर की रूहानी तड़प खत्म नहीं हुई थी। प्रस्कोविया ने देखा कि उसका पति रातों को उठकर रोता है या अचानक दीवारों को तकने लगता है, लेकिन उसने कभी उसे पागल नहीं कहा। ग्रेगोरी के पूरे जीवन में प्रस्कोविया उसका एंकर बनी रही। रास्पुतिन बाद में दुनिया भर की औरतों के बीच घेरा रहा और बदनामी उसके नाम के साथ जुड़ गई, लेकिन प्रस्कोविया का यकीन
कभी भी नहीं डगमगाया। वो कहती थी उसके पास सबके लिए काफी प्यार है। वो ग्रिगोरी की उस काली दुनिया और रोशनी वाली दुनिया दोनों की गवाह थी। जब ग्रिगोरी गुनाह में डूबता तब भी वो उसका घर वापसी का रास्ता बनी रहती थी। शादी के कुछ साल बाद ही ग्रिगोरी को महसूस हुआ कि वो एक जगह टिक कर नहीं रह सकता। उसने प्रस्कोविया से कहा कि उसे बुलावा आया है और उसे तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। एक साधारण पत्नी शायद लड़ती, मगर प्रस्कोविया ने उसे हंसकर विदा किया। उसने अकेले बच्चों को पाला और घर संभाला ताकि ग्रिगोरी अपनी रूह की तलाश कर सके। रास्पुतिन जब सेंट पीटर्सबर्ग में अमीर और ताकतवर लोगों के बीच बैठता था तब भी वो अपनी साइबेरियन बीवी को नहीं भूला। वो उसे पैसे भेजता और अक्सर गांव वापस आता था। प्रस्कोविया ने उसे संत मंडे का ढोंग और उसकी असली शक्तियों दोनों को बखूबी देखा था। उसने कभी ग्रिगोरी को बदलने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे वैसा ही अपनाया जैसा वो था, एक टेढ़ा, रहस्यमयी और बेचैन इंसान। रास्पुतिन के पारिवारिक जीवन का ये पहलू उसके रहस्यमयी वातावरण के बीच एक बेहद इंसानी और दर्द भरी तस्वीर पेश करता है। 7 बच्चों में से 4 को खोना कोई मामूली दुख नहीं था और इसने ग्रिगोरी की रूहानी सफर को और गहरा कर दिया। रास्पुतिन ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम दिमित्री रखा था और उसने अपने गुजरे हुए भाई के नाम पर रखा था। वो उसकी एक पुरानी याद का साया था। दिमित्री का नाम रखते वक्त ग्रिगोरी की आंखों में उसके उस भाई की तस्वीर रहती थी जो नदी में डूब गया था। शायद इसीलिए वो दिमित्री को लेकर थोड़ा ज्यादा फिक्रमंद रहता था। दिमित्री अपने बाप के बिल्कुल उलट था। वो शांत, मेहनती और जमीन से जुड़ा हुआ किसान था। जब रास्पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग की चकाचौंध में मशहूर हो रहा था, दिमित्री तब भी साइबेरिया के खेत की मिट्टी में रमी अपनी माँ का साथ दे रहा था। उसने कभी अपने बाप की शक्तियों या नाम का फायदा नहीं उठाया। उसकी दूसरी बेटी मेत्रियोना थी, जिसे प्यार से सब मरिया कह के बुलाते थे। वो बाप की परछाई कहलाती थी। मेत्रियोना, जिसे दुनिया ने बाद में मरिया रास्पुतिन के नाम से जाना था, वो ग्रिगोरी की सबसे प्यारी और समझदार बेटी थी। उसके पास अपने बाप जैसी हिम्मत और चमकती हुई आंखें भी थी। रास्पुतिन ने उसे अपने साथ सेंट पीटर्सबर्ग बुलाया था ताकि वो एक राजकुमारी जैसी जिंदगी जी सके। मरिया ने अपने बाप को तबाही के रास्ते पर जाते हुए और उनकी मौत के बाद उनकी बदनामी को झेलते हुए देखा था। उसने बाद में अमेरिका जाकर एक सर्कस लायन टेमर यानी कि शेरों को काबू करने वाली के रूप में भी काम किया और कई किताबें लिखी ताकि दुनिया को बता सके कि उसके पिता कोई शैतान नहीं थे, बल्कि एक टूटा हुआ इंसान और एक पिता था। बरबरा रास्पुतिन की सबसे छोटी और बेहद नाजुक बेटी थी। वो अक्सर अपने बाप के दुख और उनकी रहस्यमय फितरत को खामोशी से देखती रहती थी। वो मरिया के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में ही थी। जब रास्पुतिन की ताकत अपने चरम पर थी, तब रास्पुतिन की हत्या के बाद बरबरा की जिंदगी काफी कठिन रही। कहते हैं कि उसने अपने बाप की मौत के बाद दुनिया से एक तरह से सन्यासी ले लिया हो। रास्पुतिन जब भी अपने गांव पोक्रोस्के वापस आता, वो एक होली मैन नहीं बल्कि एक पिता बनकर जाता था। वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन उन बच्चों ने अपने पिता के 2 चेहरे देखे थे, एक जो उन्हें गोद में खिलाता था और दूसरी वो रूह जो अकेले में चीख पुकार करती या गुनाहों में डूबी रहती थी। इन बच्चों की मौजूदगी ही थी जिसने रास्पुतिन को पूरी तरह शैतान बनने से रोक रखा था।
उनकी मौत के बाद सिर्फ मरिया ही थी जिसने रास्पुतिन की कहानी को जिंदा रखा और उसके नाम के साथ जुड़े रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की। रास्पुतिन अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो एक जगह टिक कर रहने वाला पति नहीं था। वो सालों तक घर से बाहर आध्यात्मिक यात्रा पर रहता था। हैरानी की बात यह है कि उसकी पत्नी प्रस्कोविया उसकी बेवफाई और उसके बाहर के किस्से जानते हुए भी कभी नजर नहीं उठाई, कभी नाराज नहीं हुई। रास्पुतिन की बेटी मारिया या फिर मैत्रियोना ने ही अपने पिता की कहानी को दुनिया के सामने जिंदा रखा। रास्पुतिन की मौत और रशियन रेवोल्यूशन के बाद मारिया यूरोप भाग गई और फिर अमेरिका, जहाँ पे जैसा कि मैंने बताया वो एक सर्कस परफॉर्मर बन गई। उसने अपने पिता पर कई किताबें भी लिखी थी ताकि वो उनकी छवि को सुधार सके, उन्हें एक पिता के रूप में भी दिखा सके। रास्पुतिन की मौत सिर्फ एक इंसान का खत्म होना नहीं था, बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए एक ऐसा भयानक अंत की शुरुआत थी जिसे द रोमानोव कर्स का असर माना जाता है। 1917 के बोल्शेविक क्रांति ने उनके बचे कुचे सुकून को भी राख कर दिया। रास्पुतिन की मौत के बाद उसकी वफादार पत्नी प्रस्कोविया और बेटा दिमित्री वापस अपने गांव पोक्रोस्के चले गए। उन्हें लगा कि शायद वहां वो पुरानी जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन बोल्शेविक्स उन्हें माफ करने के मूड में नहीं थे। जुल्म की इंतहा हुई। क्रांति के बाद उन्हें क्लास एनिमीज घोषित कर दिया गया। उनके खेत, घर और जानवर सब छीन लिए गए। उन्हें उत्तर की तरफ सख्त ठंड में भेज दिया गया। कहते हैं कि 1930 के दशक में दिमित्री और उसकी मां प्रस्कोविया ने भूख, ठंड और सख्त मजदूरी की वजह से दम तोड़ दिया। उनका अंत इतना गुमनाम था कि आज भी उनके कब्रों का कोई ठिकाना नहीं है। मारिया रास्पुतिन के पास भी अपने बाप की तरह सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स बहुत मजबूत थे। यूरोप का सफर और रास्पुतिन की हत्या के बाद मारिया ने एक रशियन ऑफिसर से शादी की और किसी तरह रशिया से भागने में कामयाब रही। वो पहले बुचारेस्ट गई, फिर पेरिस और अंत में अमेरिका पहुंची। पैसों की तंगी और लोगों के सवालों से बचने के लिए उसने सर्कस ज्वाइन कर लिया। वो अपने प्रचार में अपने पोस्टर पर लिखती थी द डॉटर ऑफ द मैड मॉन्क, ताकि लोग उसे देखने आए। वो शेरों के पिंजरे में उतरती और उन्हें अपनी उन्हीं रास्पुतिन आंखों से काबू करने का दावा करती थी। उसने पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने बाप का पक्ष रखा। उसने कहा कि उसके पिता ने कभी जार को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वो सिर्फ एक नेक दिल सन्यासी थे जिन्हें राजनीति ने मार डाला। और बर्बरा के बारे में ज्यादा कोई इतिहास ही नहीं है। बर्बरा के बारे में जो भी कुछ जानने में आया वो ये था कि सिर्फ माना ही जाता है कि वो मारिया के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में थी, लेकिन क्रांति के बाद वो बाकी परिवार से बिछड़ गई। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक वो गुमनामी में ही किसी बीमारी से चल बसी और कुछ लोग कहते हैं कि वो रशिया के किसी कोने में ही रह गई थी।